सारे बच्चों के एक तो मैसेज आ रहे थे, गुरुजी इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं करा पाए या क्यों नहीं करा रहे थे। दूसरी चीज ये थी कि गुरुजी कट ऑफ वगैरह के बारे में हम डिस्कस करना चाहें। कुछ क्वेश्चन ज्यादा, वैसे तो पेपर बहुत इजी है, आप सबने देख लिया होगा। मैं एक एक क्वेश्चन का हम बढ़िया सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि यहां से आने वाले दिनों में, जैसे अभी 6 तारीख को एक एग्जाम और होने जा रहा है, शायद कर्मचारी चयन बोर्ड का है ना, और उसके बाद में एक आपका शायद इसका ड्राइवर का एग्जाम भी होगा, और उसके बाद में रीट का। तो यहां से अपने को केवल उत्तर जानना जरूरी नहीं है, उत्तर तो सबको पता चल गया होगा क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन कहां से आ रहा है, डिमांड क्या है, थोड़ा इसको भी जानना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे गुरुजी इस बार पेपर बड़ा इजी आया। हो सकता है आपको इजी लगा होगा, किसी को हार्ड लगा होगा, किसी को रट्टाफिकेशन वाली चीज भी इसमें है, बहुत सारे डाटा बेस्ड भी क्वेश्चन है। इन तमाम चीजों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि रीट का और आने वाले दिनों में जो पेपर है वो थोड़े से ठीक बनने जाएंगे। फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं फटाफट, और कट ऑफ पर भी डिस्कस कर लेंगे, पेपर के लेवल पर डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन पर भी बात कर लेंगे। मैं पहले क्वेश्चन की ओर चल लेता हूं, मुझे पता है आपको उत्तर पता है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन एक लंबे अरसे के बाद। नमस्ते गुरुदेव परेश जी, आपका भी कबूल यादव जी, और चित्तौड़गढ़ से जगदीश जी, विजय जी, राणाराम जी, सुनील भाटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि जी, सबका स्वागत और अभिनंदन। मैं पहले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं, मेरा साथ दे देना आप जितना दे पाओ। आपकी वीडियो मेरा तरफ से कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आया, बड़ी बड़ी बातें करते हो डीके शर्मा जी, डीका शर्मा जी को रहने देना, कोई बात नहीं है। मैं नहीं आया तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, घर जाके सो जाओ, जहां से आया है वहां चले जाओ। हाथ जोड़ के विनती आपसे, यहां मत आओ, आपको सौगंध लग जाएगी। मैं सौगंध लगाने में मिनट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है साहब, जहां आया वहां जाओ, यहां क्या करते हो। चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, कौन कौन सा नहीं आया, आया वो सारे अभी आपको पता चलेगा। कल तो सर आपको मल्की सर देखा था, फनी स्टोरी, बिल्कुल मैं वहां गया था। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। चल दो भाई, मैं पहले क्वेश्चन की ओर चलना चाहूंगा। आप सबका जोरदार स्वागत। 10 बज करके काफी टाइम हो गया, एक एक क्वेश्चन आपके सामने मैं कोशिश करूंगा कि काम काम की चीज आप तक पहुंच जाए, और पेपर आपको पता है, उत्तर भी पता है। निम्नलिखित में से कौन सी पशु की नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है। अगले ने देसी पूछा है, सीधी सी बात है, इनमें देसी शब्द एक ही है, राठी, कोई भी देसी नहीं है, बाकी कोई देसी नहीं है। हम जानते हैं कि राजस्थान में कई प्रकार की गायें हैं। राठी, राठी हमारे खास तौर से यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान ये वाला जो इलाका है, इस प्रकार से ये वाला इलाका, यहां पर राठी है, उत्तर और पश्चिम में। राठी के बारे में लाल सिंधी और साहिवाल, लाल सिंधी, ये क्वेश्चन कई बार आया, लाल सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है, साहिवाल का मिश्रण है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल यही है। राठी का उत्पत्ति स्थल भी भारत है, यानी राजस्थान है, जबकि थार पारकर का काम यहां वाला इलाका है, थार पारकर पश्चिमी राजस्थान। मालानी को हम उत्पत्ति स्थल मानते हैं, लेकिन वो है नहीं, सच में इसका उत्पत्ति स्थल थार पारकर का पाकिस्तान का थार पारकर है। याद रखें, दूध देने वाली में लाल सिंधी हो गई, साहिवाल हो गई, राठी हो गई, और थार पारकर ये दूध देती है। कांकरेज और हरियाणवी द्विप्रयोजनीय क्वेश्चन आ चुका है, ये कौन सी दो नस्लें जो द्विप्रयोजनीय है, कांकरेज और हरियाणवी। जबकि संकर नस्लों में नागौरी बेल और मालवी, ये दोनों संकर है। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से संकर नस्लें हैं, तो आप बता देना नागौरी और मालवी। क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन द्विप्रयोजनीय है, तब आपको क्या कर देना है, हरियाणवी और कांकरेज कर देना है। केवल दूध की बात करें तो हम लिख चुके ये, और थार पारकर ऐड कर दो। ये मोटी मोटी बातें हैं, काम की बात, यही से क्वेश्चन आ जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 राठी। क्वेश्चन है, राजस्थान का खेजड़ी पेड़
निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करेगा। दोस्तों, खेजड़ी के कांटे होते हैं, कांटे होती है, मोटी जड़ें होती है, मोटी जड़ें, ओके, और इसके लूंग होते हैं, और खास तौर से इसकी सांगरी भी होती है, और इसके खोखा भी होते हैं, खोखा। ये कुछ चीजें हैं जो खेजड़ी की होती है। अब सीधी सी बात है, कांटे यानी कंटीली। वैसे थार शोभा को छोड़ दो, अच्छी है, सांगरी खूब होती है, काजरी ने विकसित करी है, उसको साइड में छोड़ दो। वैसे है वो खेजड़ी की, लेकिन अपना क्वेश्चन है खेजड़ी, तो इसमें पर्णपाती तो हो नहीं सकते, क्योंकि पर्णपाती मिलते हैं माउंट आबू में, माउंट आबू में, तो ये हो गए गलत। पर्वतीय वन यहां नहीं है, पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में, तो यहां खेजड़ी नहीं हो सकता। मैंग्रोव वन हमारे राजस्थान में तो है नहीं। भारत में मैंग्रोव वन, सुंदरी के वृक्ष जिसको हम बोलते हैं, वो आपके खास तौर से गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा वाला हिस्सा है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाला, थोड़े बहुत आपके गुजरात के कच्छ के रण में भी है ना, मैंग्रोव यानी सुंदरी के वृक्ष, तो ये भी है। हमारा उत्तर 4, कांटेदार वन। दोस्तों, इसे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट बोलते हैं। राजस्थान में जितने वन है उसमें से कांटेदार वनों का प्रतिशत है 6.26%। वेरी इंपॉर्टेंट है, 6.26। ये पश्चिमी राजस्थान में अरावली के पिछवाड़े में शुष्क और अर्ध शुष्क इलाके में मिलते हैं। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा देखने को मिलती है। यहाँ पर खेजड़ी के अलावा बबुल भी है, बेर भी है, केर भी है, थोर भी है, कीकर भी है। ये सारे के सारे यहाँ पर मिलते हैं। तकड़ी बात तो ये है कि कांटे और मोटी जड़ें, हम जानते हैं कि पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती है ना, क्योंकि पानी की कमी है, वाष्पोत्सर्जन होता नहीं। पानी कम होगा तो कैसे होगा वाष्पोत्सर्जन? जड़ें मोटी है, मजबूत है, और जिसकी जड़ें मजबूत होती है वो पौधा अटल होता है, मजबूत होता है, तो मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने में मदद करता है ये पौधा खेजड़ी। लौंग, लौंग जिसमें गाय वाय खाती है, बकरियां, भेड़ वगैरह, तो इसकी हरी जो पत्तियां होती है उनको लौंग बोलते हैं। सांगरी, सांगरी की सब्जी आपने देखी होगी, है ना, और खोखा, ये सब है। एक तकड़ी चीज बताना चाहूंगा, कहते हैं खेजड़ी को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। दशहरे के दिन भी पूजा जाता है। गोगा जी का भी थान खेजड़ी के नीचे है। ये तमाम बातें हैं। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की रैंकिंग क्या है 31 मार्च 2024। दोस्तों, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना। ये इस रिपोर्ट की बात कर रहा है। ये 23-24 की रिपोर्ट है। वर्तमान में ये 24-25 की भी आ गई है, लेकिन इसने 23-24 का पुराना क्वेश्चन पूछा है, और इसने पूछा 31 मार्च 2024 तक का। अभी क्वेश्चन नया बन सकता है, 31 मार्च 2025 तक बताओ, तक बताओ, तब हम क्या करेंगे। दोस्तों, यदि पूछे आपसे कि 31 मार्च 2024 तक पहली रैंक किसकी है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में, पहली रैंक है गुजरात की। राजस्थान की पूछी है तो दूसरी होगा। जबकि सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट इधर कर दूं, आपको बताना पड़ जाए कि 2024 और 25 के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक बताओ, तब राजस्थान 1 नंबर पे है। राजस्थान 1 नंबर पे आ गया है, फर्स्ट पोजीशन। ये बात आप याद करें, फर्स्ट पोजीशन। तो ये 2 रिपोर्ट आपके सामने है। ये रिपोर्ट हल्की सी पुरानी है, केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की है, और वहां से 23-24 की, और इसमें है दूसरा, जबकि इस रिपोर्ट में राजस्थान का पहला है। तो नवीनतम के हिसाब से पहला, पिछले साल के हिसाब से दूसरा। ठीक है, आप इसको यूं देख सकते हो। मैं आपको डेटा दे देता हूं, स्टेट वाइज स्टेटस आपके सामने देख लो। ये पड़ा 31 मार्च 2024 तक गुजरात 1 नंबर, राजस्थान 2 नंबर, तमिलनाडु 3 नंबर, कर्नाटक 4 नंबर, महाराष्ट्र 5 नंबर। नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर इन 5 राज्यों का हिस्सा पूरे देश में 61% है। 5 राज्यों का पूरे देश में कितना है 61%। जबकि सोलर एनर्जी में 5 टॉप स्टेट कौन थे पिछली बार? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इन 5 का
70.76% योगदान था, है ना। और ये है आपका विंड एनर्जी में तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इनका पांचों का विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 93.37% हिस्सा है। ये भी आप याद करें, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा इस क्वेश्चन का जवाब नंबर, यानी एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान दूसरा स्थान होगा। क्या होगा? सेकंड पोजीशन। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक और जबरदस्त क्वेश्चन यहां से देखेंगे। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान यानी कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सी प्रमुख फसल है? और वो भी रबी की पूछी है, अगले ने रबी की पूछी है। हम जानते हैं कि राजस्थान में आईसीआर के अनुसार 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। 10 में से फर्स्ट ए के बारे में क्वेश्चन है, फर्स्ट ए के बारे में, अर्थात शुष्क पश्चिमी मैदान में। और यह भी राजस्थान के अंदर कहां है? जोधपुर में है, बाड़मेर में है और फलोदी में है और चौथा जिला है बालोतरा। इन 4 जिलों के अंदर ये विस्तृत है। अगले ने पूछी है रबी, तो गेहूं, मोठ अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में वर्तमान में थोड़ी बारिश आई, जिसकी वजह से मोठ लोगों ने फसल को काट रखा था और मोठ की फसल को निकाल रहे थे। उस दौरान बारिश आई तो मोठ खराब हो गए, तो मोठ खराब हो गए यानी अभी हुए हैं खराब, तो वो खरीफ की फसल हो गई। बाजरा भी अभी निकल ही रहा है तो खरीफ हो गई। चावल अभी थोड़े दिन बाद में कुछ जगह निकल गए, कुछ निकल रहे हैं, वो भी खरीफ है। तो ये तो तीनों खरीफ है, बच गई रबी, गेहूं। एकदम आसान सा क्वेश्चन, आप इसको यहां भी देख सकते हैं। दोस्तों ये देखो, ये राजस्थान की कृषि जलवायु, अगले ने ये क्वेश्चन लिया था। ये रहा शुष्क पश्चिमी मैदान, ये 4 जिले, खरीफ में बाजरा, मोठ और तिल, और रबी में गेहूं, सरसों और जीरा। तो अभी इस इलाके में गेहूं है, क्योंकि उस क्वेश्चन में गेहूं ऑप्शन है। सरसों या जीरा होता तो भी कर सकते थे। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसने एक और बात पूछी है अगले क्वेश्चन में, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक खरीफ की फसल है? हम जानते हैं कपास, नरमा जिसको हम बोलते हैं, वो एक खरीफ की फसल है। तो आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र में, लूनी बेसिन में, उपाद्र में और ऊपर वाले तीनों में नहीं है, क्योंकि आंतरिक जल निकासी ये शेखावाटी है, तो शेखावाटी में नहीं होती है। हम जानते कपास बहुत कम है, और लूनी बेसिन में भी कपास नहीं है, उपाद्र वाले में भी नहीं है। उत्तर नंबर 4 सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, यानी ये हो जाएगा आपका फर्स्ट बी। फर्स्ट बी का मतलब हो गया गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इलाका। तो यहाँ पर खरीफ में बहुत बड़े लेवल पर आपकी कपास बोई जाती है ना, कपास बोई जाती है इस इलाके में। आप इसको यूं देख सकते हैं, ये देख लो आपके सामने, ये रहा उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश, फर्स्ट बी, गंगानगर हनुमानगढ़। ये रही, अगले ने पूछी है खरीफ, ये रही कपास और गवार। रबी में गेहूं, सरसों और चना। यानी एक पेज से 2 क्वेश्चन, एक ही पेज से 2 क्वेश्चन आ गए, है ना। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आपके एक जगह से क्लियर हो गए, है ना। तो ये भी हो गया कपास वाला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम यानी टसर के लिए विकसित किया जा रहा है? जैसलमेर, जालोर, बारां गलत हो गया, बीकानेर, पाली भी गलत है, बाड़मेर, डूंगरपुर उत्तर नंबर 3। दोस्तों बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर, यहाँ पर टसर यानी कृत्रिम रेशम की खेती होती है। इसके लिए अर्जुन का पेड़ लगाया गया, साथ ही साथ हम जानते हैं सहतूत का भी होता है, तो यहाँ पर अर्जुन के पेड़ लगाए गए हैं, है ना। और इन पर रेशम कीट का क्या होता है? पालन होता है। वेरी इंपोर्टेंट है, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। ये कई बार आया है क्वेश्चन, ये कई बार आया है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। 6 के बाद 7वां क्वेश्चन क्या कहता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा और मरुगंगा के रूप में जानी जाती है? नर्मदा नहर जाखम परियोजना, आईजीएनपी सिद्धमुख। दोस्तों उत्तर नंबर 3 इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों एक बात तो तय है, हरिका बैराज फिरोजपुर पंजाब, जहां पर व्यास और सतलज नदियों के संगम पर आईजीएनपी को विकसित किया गया है। यानी मैं लिखना चाहूंगा सतलुज,
और व्यास नदियों के संगम पर बना हुआ है। लेकिन इसमें पानी किसका आ रहा है वो आपको पता होगा। इसमें पानी रावी और व्यास का आता है। रावी और व्यास का जो अतिरिक्त पानी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अतिरिक्त पानी, ये अतिरिक्त पानी जो है हमें किसके माध्यम से मिल रहा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 तो क्या है? शाखा है। 9 शाखा है, 7 लिफ्ट नहर है जिनके बारे में आपको पता होगा। लगभग 1445 किलोमीटर में 7 लिफ्ट नहर है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। इसे मरुगंगा भी कहते हैं। पहले इसका नाम राजस्थान फीडर था, है ना, लेकिन बाद में इंदिरा जी के निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम आईजीएनपी हो गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो है हरिके बैराज से जब चल करके राजस्थान के मसीता वाली हेड तक पहुंचती है, यानी यहां इसमें 204 किलोमीटर, जिसमें से 100 और वैसे देखा जाए तो 170 और 34 अलग कर दो, 204 ये राजस्थान फीडर है। राजस्थान फीडर की लंबाई 204, जिसमें से 170 किलोमीटर हरियाणा और पंजाब में है, बाकी 34 किलोमीटर राजस्थान में है। यहां से मसीतावाली से लेकर पुगल तक यानी ये पहले चरण में विकसित हुई है। यहां से लेकर यहां तक पहला चरण है और यहां पुगल से लेकर मौनगढ़ तक दूसरा चरण है। ये भी आप याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी जो है 8.6 मिलियन एकड़ फीट, इसमें से 7.69 मिलियन एकड़ फीट पानी के लिए हमने किसको विकसित किया है? आईजीएनपी को। ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जबकि देखो सिद्धमुख नहर परियोजना, इसमें भी रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी आता है। तो रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी प्राप्त करने के लिए हमने ये दोनों परियोजनाएं विकसित कर रखी है। एक में 0.4 एमएफ पानी ले रहे हैं, एक में 7.59 ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद यानी एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सा उत्पाद चुना गया है? सवाई माधोपुर की बात हो रही है। अमरूद, सौंफ आधारित उत्पाद, मेथी और लहसुन। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा कि उत्तर अमरूद होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में ये चीज दिखा देता हूं। ये देखो भाई, वही सीधी सी बात है, राजस्थान के अंदर पुराने 33 जिलों के हिसाब से हम एक जिला एक उत्पाद की सूची देख रहे हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये चेक कर लेते हैं। और जबकि पिछली बार जो इकोनॉमिक सर्वे आई थी उसमें राजस्थान के सभी जो 50 जिले थे, पुराने 50 जिले, अभी तो 41 हो गए, जो पुराने 50 जिले थे उनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया हुआ था। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में नई वाली में नहीं है, लेकिन मैंने भारत सरकार की साइट से लेकर के आपको मैं कुछ चीज दे रहा हूं, आप फटाफट एक एक जिला देख ले। एक जिला एक उत्पाद, अलवर की सरसों। एक जिला एक उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी जैसे यहां वीडियो के एग्जाम में अभी हम देख रहे हैं, एक जिला एक उत्पाद से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज वीडियो के एग्जाम में हम देख रहे हैं कि सवाई माधोपुर के लिए पूछा गया, अमरूद उसका उत्तर होगा। बाकी बहुत सारे जिले आपके सामने हैं और इनका ये एक उत्पाद क्या हो सकता है उसको हम देखने जा रहे हैं। अलवर का सरसों, अजमेर का दलहन, बांसवाड़ा का आम, बारा का लहसुन, भरतपुर का सरसों आधारित उद्योग, बाड़मेर का अनार, भीलवाड़ा का मक्का आधारित उत्पाद, बीकानेर का मूंगफली, बूंदी का चावल, चित्तौड़गढ़ का गुड़, चूरू का मूंगफली, दौसा का गेहूं अनाज आधारित उत्पाद, धौलपुर का सरसों, डूंगरपुर का आम, गंगानगर का सरसों, हनुमानगढ़ का गेहूं, जालोर का सरसों, जयपुर की मूंगफली, जैसलमेर का चना, झालावाड़ का धनिया, झुंझुनू का सरसों, जोधपुर का जीरा आधारित उत्पाद, करौली का सरसों, कोटा का धनिया, नागौर का मेथी, पाली का दूध आधारित उत्पाद, प्रतापगढ़ का लहसुन और साथ ही साथ राजसमंद का आंवला, जामुन, सीताफल, सेब और विविध वनोपज
और सवाई माधोपुर का अमरूद, सीकर का सरसों, सिरोही का सौंफ आधारित उत्पाद, टोंक का सरसों आधारित उत्पाद और उदयपुर का आंवला, जामुन, सीताफल और अन्य उत्पाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर यहां से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमने जो वीडियो में क्वेश्चन आया उसके आधार पर हमने इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। आइए चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी जीएसवीए में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सेवा क्षेत्र का, उद्योग का, खनन और कृषि का। दोस्तों सीधी सी बात है, सेवा क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के पहले पेज में ही दे रखा है, सेवा क्षेत्र ही सबसे ज्यादा है। इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन ये गलत हुआ होगा। दोस्तों सेवा क्षेत्र की बात करें तो ये देखो, अगले ने प्रचलित कीमत पर पूछा है, तो प्रचलित कीमत पर कृषि का योगदान है 26.92, उद्योग का 27.16, सेवा का है 45.92। तो सीधी सी बात है 45.92 राइट उत्तर होगा, यानी सेवा क्षेत्र अगले ने सबसे बड़ा हिस्सा पूछा है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, अगले ने पूछा है कि संस्थान और पार्क है, हमें आपस में मिलान करना है। चलो मिलान कर देते हैं। काजरी, दोस्तों काजरी की स्थापना वैसे देखा जाए तो जोधपुर में है, मरु वनीकरण केंद्र के रूप में। बाद में मरुस्थलीकरण और वनीकरण दोनों को कंबाइंड कर दिया, बाद में काजरी नाम पड़ गया। ये जोधपुर में है। फॉसिल पार्क हम जानते हैं कि ये जैसलमेर के अंदर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। RFWTI दोस्तों राजस्थान के अंदर, ये जयपुर में है, राजस्थान फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये आप कभी देखना, हमारा जो जवाहर कला केंद्र है उसके बिल्कुल सामने ये संस्थान है, जयपुर में स्थित है ना। और SKRAU स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि बीकानेर के बीचवाल में है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई होगी, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सबने मिला दिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूं। राजस्थान में सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्न में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? सेबी, IIRC और सिडबी। और उत्तर नंबर 4 रिको। राजस्थान में रिको के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज विकसित किए जा रहे हैं। दोस्तों सेज का विकास 2015 में एक एक्ट आया था, यानी कानून आया, उसके तहत, यानी 2015 में सेज अधिनियम आया था, उसके तहत हो रहा है। राजस्थान में कुछ सेज है, 3 अभी वर्तमान में जो सेज बने हुए हैं राजस्थान में, उनमें से कितनों का नोटिफिकेशन हो चुका है? दोस्तों 3 का नोटिफिकेशन हो गया है, बाकी कुछ है उनका अंतिम नोटिफिकेशन जल्दी होने वाला है। सीतापुरा के अंदर 2 है, यानी जयपुर के सीतापुरा में फर्स्ट और सेकंड है, जो कि जेम्स और ज्वेलरी के हैं। और यदि हम जयपुर से अजमेर की तरफ जाते हैं तो महिंद्रा सेज आता है, जो पहले शुरू में आईटी का अलग था और इंजीनियरिंग उद्योग का अलग था, हैंडीक्राफ्ट का अलग था और इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अलग था। अब सबको कंबाइंड करके मल्टी प्रोडक्ट बना दिया है, महिंद्रा सेज मल्टी प्रोडक्ट हो गया है। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीकानेर में है टेक्सटाइल का है। जैनपैक्ट जयपुर में है, वो भी आईटी का है। सोमानी वाला जो है वो आपके अलवर के अंदर खुशखेड़ा में है, भिवाड़ी में। ये भी आपको याद करना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो इस प्रकार से ये सेज मैंने आपको बता दिए हैं, यही से बार बार क्वेश्चन बनता है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 रिको। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये देखेंगे, ये देख लो क्वेश्चन, ये देखो, ये यहां से शुरू है। दोस्तों ये देखो, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एग्रो फूड पार्क कहां पर है? जैसलमेर में, बीकानेर में, अलवर और भरतपुर में। दोस्तों हम जानते हैं अ का मतलब अलवर होगा, अलवर होगा, और ग का मतलब गंगानगर होगा, और गंगानगर, और को का मतलब कोटा होगा, और जो का मतलब जोधपुर होगा। यानी ये 4 राजस्थान में एग्रो फूड पार्क बन चुके हैं। जोधपुर के अंदर तो है, बोरनाडा के अंदर, दोस्तों बोरनाडा में, और कोटा के अंदर जो है वो है आपका रानपुर के अंदर, कोटा का रानपुर में है, और गंगानगर का उद्योग विहार में है, जिसका नाम उद्योग विहार है, और अलवर में जो है वो उसका नाम है MIA यानी मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र। ये चारों के चारों एग्रो फूड पार्क आपके सामने है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 अलवर राइट होगा। एक एग्रो फूड पूछा है, अलवर होगा। अलवर वाले का नाम है मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र,
गंगानगर वाले का नाम है उद्योग विहार, कोटा वाले का रानपुर और जोधपुर वाला बोरनाडा है। सबसे तगड़ी बात यह है, इन चारों में सबसे बड़ा बोरनाडा वाला है, सबसे छोटा वैसे देखा जाए तो ये उद्योग विहार गंगानगर सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? दोस्तों इन चारों में से मगरा क्षेत्र में कौन नहीं आता? भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा और अजमेर। उत्तर नंबर 3 कोटा। दोस्तों कोटा जो है वो मगरा क्षेत्र में नहीं आता। हम जानते हैं कि ये राजस्थान है। दोस्तों ये इस प्रकार से मैं राजस्थान को बना रहा हूं, राजस्थान का ये वाला जो इलाका है हम इसको कहेंगे ये दक्षिण हो गया, ये पूरा हो गया, ये उत्तर और ये पश्चिम। हम इसको लिए एक शब्द यूज करेंगे दोस्तों, मध्य दक्षिण, मध्य दक्षिणी राजस्थान। मध्य दक्षिणी राजस्थान का वो पहाड़ी इलाका जो जनजाति उपयोजना के इतर है, यानी जनजाति उपयोजना के अलावा जो ये इलाका बच गया जहां पर बिखरी जैसे अल्पसंख्यक और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादातर रहते हैं। ठीक है, अर्थात इस क्षेत्र को मगरा बोला गया है। 2005-6 में ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। कितना? 2005-6 में। तो याद रखें 2005-6 में इसकी शुरुआत हुई। राजस्थान के 5 जिलों में यह संचालित किया गया था। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 3 जिले तो आपके सामने हैं, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है और अजमेर है। 2 बड़े बच गए, एक राजसमंद बच गया और एक पाली बच गया। राजसमंद और पाली, ध्यान रहे ये 100% राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। वेरी इंपोर्टेंट, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र जो है वो मगरा है। दक्षिण मध्य दक्षिणी राजस्थान का इलाका है जो पहाड़ी इलाका भी है, जनजाति उपयोजना के अलावा क्षेत्र है। बाकी जनजाति वाला यहाँ है खास तौर से, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 कोटा होगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? रावल रतन सिंह के, जेत्र सिंह, लाका के, बप्पा रावल के। उत्तर नंबर 1 दोस्तों रतन सिंह होगा। हम जानते हैं कि 1303 के अंदर यहाँ पर रावल रतन सिंह हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और अलाउद्दीन ने क्या किया, युद्ध में चारों ओर से किले को घेर लिया। अंततः रतन सिंह ने केसरिया किया और इनकी रानी पद्मिनी ने कई महिलाओं के साथ में जोहर किया। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट है ये जोहर, जो सदियों से याद किया जा रहा है वहां भी आगे भी याद किया जाएगा। घोड़ा और बादल शहीद हो गए थे, जो चाचा भतीजा है किसके, वैसे देखा जाए तो आपस में चाचा भतीजा है, लेकिन ये जो है आपके पद्मिनी के साथ सिंहलदीप से आए थे। ये वेरी इंपोर्टेंट है। आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था 1303 के बाद में चित्तौड़गढ़ का किला। और ये भी आपको याद होगा कि 1303 के बाद 1316 के अंदर खिज्र खां ने कानड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा को यानी मालदेव मूंछाला को यह किला सौंपा था। बाद में जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, खिज्र खां दिल्ली चला गया उसके बाद। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 रतन सिंह होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है ओपेरा, उबुंटू और मैक ओएस और यूनिक्स। ओपेरा होगा। ओपेरा एक वेब ब्राउजर है और इसका उत्तर नंबर 1 ही होगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? दोस्तों प्राथमिक मेमोरी यदि हम बात करें, देखो रोम, राम, रेम ये सब प्राइमरी होती है। HDD ये क्या नहीं होती, प्राइमरी नहीं होती, ये सेकेंडरी होती है। हार्ड, इसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोला जाता है, ये सेकेंडरी होती है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 HDD होगा। विंडोज या लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाएं ओर से के अक्षर को हटाने के लिए यानी डिलीट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड कुंजी काम में लेंगे? दोस्तों मान लो आपने कुछ भी लिख दिया, ABCD लिख दिया, आपको दाईं ओर यानी मान लो मैंने लिखा SANTOSH, मान लो ये लिखा है, मुझे इसको हटाना है H को, तो मुझे क्या करना है, डिलीट वाली कुंजी को दबाऊंगा तो ये हटता जाएगा, ये हटता जाएगा, हटता जाएगा। उत्तर नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, एक तरफ कंप्यूटर से संबंधित और इधर उदाहरण है, हमें आपस में मिलान करना है। URL दोस्तों कभी भी कोई वेबसाइट होती है उसका URL HTTP से शुरू होता है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी। ये हो गया आपका
यूआरएल हो गया, आईपी एड्रेस आपका 123.945 ये होता है, संचिका फाइल नेम रिपोर्ट होती है, और ईमेल एड्रेस हम इस प्रकार से शो करते हैं। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में भी किसी को शक होगा। कौन सा एमएस वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट सेली नहीं है? जस्टिफाई टॉप लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट लेफ्ट। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने पूछा है स्टैंडर्ड पैराग्राफ, तो टॉप लेफ्ट हो जाएगा, टॉप लेफ्ट इज राइट ऑप्शन। कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स एक निब्बल के बराबर होते हैं, यानी एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं, एक निब्बल में 4 बिट्स होते हैं, और एक जो बाइट्स है, बाइट्स जो है उसमें 8 बीट्स होती है, ये भी आपको तो पता ही होगा, है ना, 8 बीट्स। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, है ना। तो एक 2 नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है? ट्रोजन हॉर्स, यानी खतरा नहीं है। ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग, डेनियल ऑफ सर्विस, ये तीनों ही खतरे हैं। फायरवॉल तो खुद सुरक्षा प्रदान करता है, तो फायरवॉल तो नहीं हो सकता, उत्तर नंबर 4 होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट और कल्चर का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। 1912 ईस्वी में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज मैकेले, जेम्स टॉड, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन और ट्रिशर्ट। दोस्तों उत्तर नंबर 3 जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन राइट होगा। और राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब में पाठ नंबर में आपको सीधा ही लिए चलता हूं, जहां से मैं एक साथ आपको 4 क्वेश्चन कवर कर दूंगा। पेज नंबर 96-97 पर चलते हैं सीधा, यहां से हमारी इस किताब की शुरुआत हो रही है। दोस्तों ये देख लो, यहाँ पाठ नंबर 9 में लिखा हुआ है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लो साफ साफ शब्दों में। मेरा कहने का मतलब है 10वीं वाली किताब बढ़िया तरीके से स्टूडेंट की इज्जत बचा लेती है ना। उत्तर नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा यानी पहाड़ भी ऊंचा है और उसके ऊपर गढ़ भी ऊंचा बना हुआ, दुर्ग भी ऊंचा है। तो ये शिवचंद भरतिया, यादवेंद्र शर्मा, नटवल जोशी, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इसी पाठ में पेज नंबर 96 पर तो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, पेज नंबर 97, 98, 99, 100, 102 नंबर पे चलो। दोस्तों शिवचंद भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत दोस्तों ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। मांझल रात, दोस्तों मांझल रात, अमोलक वाता, मुमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, केरे चकवेरी बात, केरे चकवा बात, ये तमाम रचनाएं हमारी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को शक होगा। ये भी क्वेश्चन पूरा हो गया। एक और क्वेश्चन है अचलदास खिचड़ी वचनी का, इसी पाठ में अगले पेज पर जा रहा हूं, वापस पीछे वाले पेज पर 100 नंबर पेज पर। वचनी का संस्कृत शब्द वचन से बना है, अर्थात एक प्रकार से तुकांत गद्य और पद्य रचना होती है, एक प्रकार की काव्य विधा है। और इसमें कहते हैं कि अत्यानुप्रास मिलता है। और राजस्थान में अचलदास खिचड़ी वचनी का बड़ी गजब की है, जो कि शिवदास गार्डन ने लिखी थी। गागरोन के शासक अचलदास खींची पर है, बहुत ही शानदार रचना है। प्रथम जो शाखा हुआ था आपके गागरोन का, उसके ऊपर लिखा हुआ बहुत ही शानदार ये तुकांत गद्य पद्य रचना। और एक और है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खिड़िया जग्गा की है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, ये भी इसी की पाठ में मिल जाएगा। इसी पाठ के अंदर ये रहा 97 नंबर पेज, इसमें ये सारा मिल जाएगा। 97 नंबर यानी 9वें पाठ से 4 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। इस क्वेश्चन में हाड़ौती जयपुर में, कोटा बूंदी में हाड़ौती, मेवाती कहाँ है भाई? अलवर भरतपुर में, ढूंढाड़ी जयपुर में और मेवाड़ी उदयपुर में। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? गौरी, कालबेलिया, चरी और खोरिया। दोस्तों खोरिया, वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 खोरिया होगा। ये हरियाणा के अंदर दोस्तों परंपरागत रूप से हरियाणा की महिलाएं क्या करती है, इस गजब के इस लोक नृत्य को करती है, नाम है खोरिया।
दोस्तों वैसे खोरिया जो है ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, वैसे राजस्थानी भाषा का शब्द भी है। इसे ईंट का छोटा रूप, जैसे ईंट होती है उसका टुकड़ा कर दे उसे भी खोरिया कहते हैं। बोले तेरे भाटे की मारूंगा, तेरे खोरिये की मारूंगा, ये खोरिया वो भी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोक नृत्य की बात आई है तो खोरिया ये हरियाणा का है, याद रखें। जबकि गौरी दोस्तों हम जानते हैं मेवाड़ के क्षेत्र में, और सावन की पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से ये इसकी शुरुआत होती है। गजब की बात है कि इसमें जो कलाकार होते हैं उनको खेल्ये कहा जाते हैं। और तकड़ी बात ये भी है कि घर से निकलने वाला खेल्या यानी जो कलाकार है वो 1.25 महीने तक 40 दिन तक अपने घर पर नहीं जाता, 40 दिन इस मंचन में हिस्सा लेता है। और तकड़ी बात यह है कि वो चप्पल नहीं पहनता। 9 प्रकार की कहानियों को संगीत के माध्यम से और बोल करके सुनाई जाती है। 9 कहानियां गौरी में है ना। कालबेलिया और चरी के बारे में, चरी गुर्जर चरो झूम के, गुर्जर जाति का ये बहुत ही शानदार नृत्य है चरी। जबकि कालबेलिया कालबेलियों का है जिसमें गुलाबों को आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। चलो मिलान कर देते हैं। शकीर अली दोस्तों, ये शकीर अली जयपुर के रहने वाले, कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स यानी लघु चित्रकारी के बहुत गजब के, मैं इनको मैं कह सकता हूं कलाकार बोल सकता हूं। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के हैं, महेश राज सोनी थेवा कला के हैं, अल्लाह जिला भाई लोक गायिका। इसमें किसी को शक नहीं है। पहली बार हमने जो नया नाम सुना है वो नाम है शकीर अली या साकिर अली। ये जयपुर के रहने वाले हैं। इनको 2013 के अंदर पद्म श्री अवार्ड मिला, ये भी आप याद करें, पद्म श्री 2013 में। और राम गोपाल विजयवर्गीय जिनके बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही गजब के कलाकार रहे हैं हमारे जो जयपुर के अंदर, जो खास तौर से इन्होंने राम गोपाल विजयवर्गीय ने भी लघु चित्रकारी पर काम किया था, लघु चित्रकारी पर, है ना। तो ये लघु चित्रकारी में आपके शकीर अली हो गए, राम गोपाल विजयवर्गीय हो गए, वेदपाल शर्मा हो गए। इनके नाम आपको याद करने हैं। वेदपाल शर्मा भी आप याद करेंगे। ये भी कौन सी कलाकारी के हैं? लघु चित्रकारी के हैं, यानी आप याद करें मिनिएचर पेंटिंग के हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपका मिल गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक तरफ लोक नृत्य है तो दूसरी तरफ प्रदर्शक और अवसर है, हमें आपस में मिलान करना है भैया। घूमर की बात करें तो घूमर जो है दोस्तों अधिकतर भील जनजाति, भील तो करेंगे कौन भैया? गौरी, भील गौरी। जसनाती करेंगे अग्नि, और विवाह और होली, होली पर गेर और विवाह पर घूमर। एकदम आसान सा था, किसी भी बच्चे का गलत नहीं हो सकता, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता कि आपका गलत हुआ होगा। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पौराणिक शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों? पुराण, पुराण प्लस इक, पौराणिक, पुराण प्लस इक, पौराणिक। उत्तर नंबर 3। निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंबुधि धारण करने वाला, वारिधि धारण करने वाला, सागर, सागर भी समुद्र का हो गया। नीरद दया देने वाला, देने वाला होता है बादल दोस्तों, न कि समुद्र। तो इसका उत्तर यही होगा। चतुर का पर्यायवाची होगा पटकी, पटु, पाटल, परण। उत्तर नंबर 2 पटु, पटु इज राइट होगा। पटु एकदम चतुर होता है जैसे आप है, एकदम सही है। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2। अथ का उचित विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? अथ, अथ का क्या होगा? आदि, मध्य, प्रारंभ, इति। उत्तर नंबर 3 अथ का इति होगा। किसी को कोई शक थोड़ी है इसमें। अगला है आर्द्र शब्द का उचित विलोम, आर्द्र और शुष्क, वाष्प, गीला और शीतल। उत्तर नंबर 2 शुष्क इज राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां, तुरंग और तरंग। दोस्तों तुरंग होता है घोड़ा, घोड़ा देख लो आपके सामने, एकदम आसान है, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा, किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं हुआ होगा। ये रहा घोड़ा और लहर। उत्तर नंबर 2। अगला है अवलंब, अवलंब और अविलंब। दोस्तों अवलंब और अविलंब, अच्छा अवलंब और अविलंब शीघ्र, यानी उत्तर नंबर 3 हो गया, सहारा और शीघ्र। किसी बच्चे का गलत थोड़ी है भाई। अवलंब का मतलब सहारा, अविलंब का मतलब शीघ्र, जल्दी आ जाओ। उत्तर नंबर सी इज राइट ऑप्शन। राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्न में से कौन सा बांध बनाया गया है? दोस्तों चंबल परियोजना में कौन सा बांध है भैया?
माही, बजाज, मेजा, मोरेल, जवाहर सागर। उत्तर नंबर 4 जवाहर सागर राइट होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा ये राजस्थान है, ये इस प्रकार से राजस्थान है। ये लो, मैंने एक हल्का सा राजस्थान ऐसे बना देता हूं, ऐसे, ठीक है। यहां से जैसे भैंस रोडगढ़ के आसपास चंबल प्रवेश करेगी तो यहां से कहते हैं कि चंबल पर 4 बांध बने हैं। दोस्तों गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में बना है। कोटा बैराज, कोटा बैराज ये कोटा में बना है। तकड़ी बात यह है कि ये दोनों के दोनों पहले चरण में बने हैं। फर्स्ट चरण के अंदर 2 बांध बने हैं। गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में कहते हैं कि 115 मेगावाट का है, 115 मेगावाट का है। कोटा बैराज, बैराज का मतलब होता है सिंचाई में काम आने वाला पानी, तो यहाँ पर कोई विद्युत ग्रह नहीं है, तो कोटा बैराज में कोई विद्युत का उत्पादन नहीं होता। और इस कोटा बैराज के निकट कोटा तापीय संयंत्र है। तगड़ी बात यह है कि ये दोनों प्रथम चरण के तहत बने थे। इनका उद्घाटन 1960 में हुआ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों दूसरा चरण, दूसरा चरण जो है, इस दूसरे चरण में बनेगा आपका राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जो कि इन चारों में सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखता है। कहते हैं कि इसकी 172 मेगावाट की क्षमता है राणा प्रताप सागर, और इसकी राजस्थान में सबसे ज्यादा भराव क्षमता है, जबकि इन चारों में भराव क्षमता सबसे ज्यादा गांधी सागर की है। यह भी आपको याद करना है। राणा प्रताप सागर का जो कि 172 मेगावाट का 1970 में इसका उद्घाटन हुआ। तीसरा चरण बच गया मेरे पास में, तीसरे चरण में बनेगा जवाहर सागर। दोस्तों ये जवाहर सागर तीसरे चरण में यानी थर्ड फेज में बना था, वेरी इंपोर्टेंट, और इसकी मेगावाट है 99 मेगावाट है। दोस्तों जवाहर सागर वेरी इंपोर्टेंट है, इसे पिकअप बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पिकअप बांध। यानी राणा प्रताप सागर और गांधी सागर से पानी एक्स्ट्रा हो गया तो वो कहां पर आके कैप्चर होगा? वो यहाँ पर जवाहर सागर में इकट्ठा होगा, यानी पिकअप करेगा पानी को। वेरी इंपोर्टेंट है जवाहर सागर। तो इस प्रकार से ये 4 बांध आपके सामने है। चलिए भाई, हमारी इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 जवाहर सागर। मोरेल बांध मोरेल नदी पर, मेजा बांध कोठारी नदी पर, माई बजाज सागर माई नदी पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माही बजाज सागर परियोजना निम्न में से किन राज्यों के बीच में एक संयुक्त परियोजना है? दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना 4 ऑप्शन है, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। उत्तर नंबर 3 राइट होगा, क्योंकि माही बजाज सागर परियोजना की बात हो रही है राजस्थान और गुजरात। दोस्तों तगड़ी बात तो यह है कि 1966 में एक समझौता हुआ था। यह समझौता कब हुआ भैया? 1966 में। हिस्सेदारी कैसी रहेगी? यहाँ राजस्थान लिख दिया मैंने, यहाँ गुजरात लिख दिया। दोनों की सही हिस्सेदारी 55% इसकी और इसकी 45%। वेरी इंपोर्टेंट। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये माही नदी पर। और इसके कितने फेज है भाई? 3 चरणों में पूरा हुआ है, 3 चरणों में समाप्त होगा, 3 चरणों में समाप्त हो गया, जिसमें पहले चरण के अंदर माही बजाज सागर बांध बनेगा, माही बांध बनेगा। वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत ही तगड़ी बात है कि ये माही बजाज सागर परियोजना भी 3 चरणों में संपन्न हो रही है। पहले चरण में माही बांध बनेगा, यानी माही बजाज सागर बांध बनेगा, जो कि बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के निकट बनने जा रहा है, जिसकी लगभग 72.70 टीएमसी कैपेसिटी है ना, भराव क्षमता। दूसरे चरण में यहाँ पर 2 नहरें निकाली गई है, 2 नहरें निकाली गई है दूसरे चरण में। वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद करना चाहिए, ये कई बार आया है क्वेश्चन। दूसरे चरण की बात करें तो एक तो है सागवाड़ा नहर, दूसरी है आनंदपुरी। ये भी आपको याद करना है, क्वेश्चन आ चुका है। आनंदपुरी और सागवाड़ा, आनंदपुरी और सागवाड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई है माही बजाज सागर से, तो ये दूसरे चरण में संपन्न हुई। जबकि तीसरे चरण में क्या बनेंगे? 2 लघु विद्युत गृह बनेंगे। वेरी इंपोर्टेंट, विद्युत गृह बनेंगे, 2 लघु विद्युत यानी 2 विद्युत गृह, 2 विद्युत गृह बनेंगे, जिनकी वर्तमान में 140.95 कैपेसिटी है, 140.95 मेगावाट कैपेसिटी है। तगड़ी बात तो यह है कि पहला चरण राजस्थान और गुजरात के बीच बनाया गया, जिसकी हिस्सेदारी 45 और 55 है। दूसरा चरण राजस्थान की सरकार ने अपने पैसे से बनाया, तीसरा चरण भी राजस्थान की सरकार ने अपने पैसे से बनाया। इस वजह से इसकी जो कैपेसिटी है 140.95 मेगावाट, वो केवल और केवल राजस्थान की है, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने इसको बनाया है। तो ये भी आप याद करेंगे, वेरी इंपोर्टेंट है।
जोरदार क्वेश्चन है। और एक तगड़ी बात बता देता हूं कि ये आनंदपुरी और सागवाड़ा जो नहर निकली है, इन दोनों नहरों के माध्यम से केवल डूंगरपुर के आदिवासी इलाकों में सिंचाई होती है, न कि बांसवाड़ा, न कि कोई और जिला। ये भी आप याद करें, जोरदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 38वां, सूखा परवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? दोस्तों ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है। सूखा संभावित वेरी इंपॉर्टेंट है, 1973 और 74 में शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूखा संभावित कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिले और 32 ब्लॉक, सूखे की संभावना वाले जिलों में स्थायी आजीविका विकास करना है। वहां के लोगों का कल्याण कैसे हो। दोस्तों ये चौथी में 8वीं में अभी हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट जो है वो है 1951 से लेकर के 56 तक, सेकंड जो है आपकी 1956 से 61 तक, थर्ड जो है वो है आपकी 1961 से लेकर 1966 तक। योजना अवकाश काल है 1966 से 1969 तक। अब बच गया 1969 से लेकर के 1974 तक, ये है चौथी। तो यहाँ भरा कार्यक्रम 73-74 में शुरू हुआ। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 चौथी पंचवर्षीय योजना। जबकि इसके अलावा एक और परियोजना है जिसको मरु विकास कार्यक्रम कहते हैं। दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम जो है वो कब शुरू हुआ? 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम। इस जमाने में 5वीं पंचवर्षीय योजना चलेगी, फिफ्थ, अर्थात 1974 से लेकर के 1978 के बीच में ये रहेगी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर मरु विकास कार्यक्रम सूखा संभावित ये था, मरु विकास कार्यक्रम 77-78 जो कि आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना का है। ये भी आपको याद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन जिलों में लागू किया गया? अलवर और भरतपुर में, कोटा, बूंदी, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, सीकर। दोस्तों अलवर और भरतपुर के अंदर मेव बाहुल्य क्षेत्र में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 100% राजस्थान सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, यानी राज्य सरकार द्वारा है, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इन दो जिलों के अंदर है, अलवर और भरतपुर में। तगड़ी बात है कि 1986-87 में 1986 और 1987 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया इस क्षेत्र में। और आज वर्तमान की बात करें तो ये वैसे देखा जाए तो अभी भी चल रहा है और ये राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। खास तौर से इसका मुख्य काम यह था कि मेव बाहुल्य क्षेत्र के अंदर स्थायी आजीविका का विकास करना, आधारभूत आवश्यकताओं की और अतिरिक्त रोजगार के अवसर का सृजन करना, ये दोनों काम इसके थे, अलवर और भरतपुर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 40वां, निम्न में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है? 4 ऑप्शन है, रेगिस्तानीकरण में वृद्धि, चारागाह वन क्षेत्र का विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन का विकास, नए शहरों का विकास और नए व्यापारिक बाजारों की स्थापना। बाकी सारे सही है लेकिन ये गलत हो गया। रेगिस्तानीकरण में वृद्धि, हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसे मरु गंगा भी कह सकते हो, है ना, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कह सकते हो, इसकी वजह से वनों में वनावरण में वृद्धि हुई है। वनावरण में क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। अर्थात जब वनावरण में वृद्धि होगी तो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? धीमी पड़ जाएगी। तो ये पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, रेगिस्तानीकरण में वृद्धि नहीं, ये गलत बात है। उत्तर नंबर 1 राइट होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? दोस्तों जैसलमेर में कौन है भैया? रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, पूगल शाखा, सागरबल गोपा। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 एकदम सही सा क्वेश्चन था। दोस्तों आईजीएनपी जो है इसकी जो शाखाएं हैं यानी ब्रांचेज जो है शाखाएं वो 9 है, जिसमें से 4 तो आपके सामने है। अगले ने पूछा है जैसलमेर में कौन है, तो सागरबल गोपा होगा। दोस्तों रावतसर हनुमानगढ़ में है, सूरतगढ़ भी, वैसे सूरतगढ़ गंगानगर में है, और इसके अलावा आपका ये पूगल आ गया, पूगल बीकानेर में है, पूगल भी है, और एक दंतोर शाखा भी है, वो भी बीकानेर जिले में है। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर में आ जाएगी, और एक शाखा है जिसका नाम है बरसलपुर शाखा, वो बीकानेर में है। जबकि चारण वाला, दोस्तों एक शाखा है जिसका नाम है चारण वाला 2 जिलों में है। थोड़ी इसका यानी इसका उपयोग बीकानेर में भी है पानी, और इसका जैसलमेर में भी है। और एक बच गई सागरबल गोपा जो आप देख ही रहे हैं, ये जैसलमेर में है, और एक बच गई शहीद बीरबल शाखा, वो भी जैसलमेर में। तो इस प्रकार से ये सारे हो गए 9 शाखाएं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन है? दोस्तों इनमें से पहली सूती वस्त्र मिल जयकृष्णा मिल, महालक्ष्मी मिल, महाराजा उमेद मिल, भारत मिल। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1
कृष्णा मिल 1889 के अंदर ब्यावर के अंदर इसका मैं कहते हैं इसकी स्थापना हुई। सेठ दामोदर जी ने, दामोदर जो है इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये महालक्ष्मी भी आपके ब्यावर में है, एडवर्ड मिल भी ब्यावर में है, कृष्णा मिल भी ब्यावर में है, ये उमेद मिल्स पाली में है। दोस्तों ये उमेद मिल्स पाली में है। तो सेठ दामोदर दास ने 1889 में दह कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर की स्थापना की, जो कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, ये भी ब्यावर में है। उमेद मिल्स पाली में है। देखो उमेद, महाराजा उमेद सिंह के नाम पर, उमेद सिंह कौन से उमेद सिंह, जो कि जोधपुर के महाराजा थे, और ये वही उमेद सिंह है जिनके बेटे का नाम हनुमंत सिंह मिलता है ना। ये उमेद सिंह है। ये उमेद सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने जवाई बांध की नींव रखी थी, ये भी उमेद सिंह है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, चिड़ावा के नानूराम किसके सबसे प्रमुख कलाकार है? शेखावाटी के, कुचामणी के, खेला के, जयपुरी के। दोस्तों चिड़ावा, नानूराम शेखावाटी ख्याल के हैं, कोई शक नहीं होना चाहिए। और नानूराम के चेले दूलिया राणा, जिनके बारे में भी आप जानते होंगे, दूलिया राणा वो जो इनके चेले हैं। वैसे शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं नानूराम जी। शेखावाटी ख्याल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान बोर्ड वाली 10वीं की किताब है, शायद इसमें ये होना चाहिए। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी बता देता हूं। दोस्तों राजस्थान में लोकनाट्य यानी पाठ नंबर 8 पेज नंबर 88 और 89 चेक कर लेते हैं। ये देख लो, शेखावाटी ख्याल आ गई भाई। शेखावाटी में देखो नानूराम शैली के मुख्य खिलाड़ी और यहाँ की जो प्रमुख जो ख्यालें हैं उनमें हीर और रांझा, हरिचंद, बृहत्तरी, जयदेव कल्लाली, ढोला मरवण, पृथ्वीराज की ख्याल, आलादेव, ये तमाम है, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते, ये भी आप याद करेंगे। तो शेखावाटी ख्याल राइट होगा, पेज नंबर 91 पर लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागराज के रूप में पूजा जाता है? बाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी और गोगा जी। दोस्तों राजस्थान बोर्ड की इसी किताब के पाठ नंबर आपके लोक देवताओं वाला जो पाठ है उसमें ये दोनों बातें लिखी हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, साफ साफ शब्दों में ये बात लिखी है नागराज वाली। आप देखेंगे पेज नंबर 29 पर लिखा हुआ है कि यहाँ मान्यता है कि गोगा जी को जहर पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। और साथ ही साथ लिखा हुआ है हिंदू लोग इन्हें नागराज के रूप में और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। यह है बात गोगा जी की। यदि अगले पेज पर हम तेजा जी की बात करें तो वहां पर तेजा जी के बारे में भी एक बात लिखी है कि तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता है। ये दोनों बातें दोनों पेज पर तगड़े तरीके से लिखी हुई है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई शक हुआ होगा। ये जोरदार क्वेश्चन था और ये कई दफा हम चर्चा भी कर चुके कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। किसी के हाथ में भाला तो किसी के हाथ में तलवार। अब हम जानते हैं कि तेजा जी के हाथ में भाला है, फिर भी किताब में लिखा हुआ है तलवार। ये इसी 10वीं की किताब में लिखा हुआ है तलवार। दोस्तों एक तरफ संपन्न तो संप्रदाय है तो दूसरी तरफ संस्थापक है, हमें आपस में मिलान करना है। चलिए मिला देते हैं भैया। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक गुरु जाम्बो जी है, बिल्कुल कोई शक नहीं है, इसमें एकदम सही है, एक में एक बिल्कुल सही है। निरंजनी, दोस्तों कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, ये कई बार हम पढ़ चुके। नी का मतलब निरंजनी संप्रदाय, गा का मतलब गाटा जो कि डीडवाना में है का मतलब हरिदास जी जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, ये है निरंजनी हरिदास जी, हरि सिंह सांकला जी। चरणदास जी जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। और रामानुज वैष्णव पंथ जो कि गलताजी में है, ये है कृष्णदास पयहारी। दोस्तों ये है वैष्णव पंथ की गलताजी पीठ, ये कृष्णदास पयहारी ने की। जबकि रेवासा वाली पीठ है उसकी स्थापना अगरदास जी ने करी थी, जो कि कृष्णदास पयहारी के चेले थे। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को शक होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में किसे बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, जादूनाथ जी, करम जी, शैतान सिंह जी और पीरू सिंह जी। दोस्तों इसमें आपको फर्स्ट इनको याद करना है, सेकंड इनको याद करना है। यानी अगले ने पूछा है बाणासुर का शहीद, तो हमारा उत्तर नंबर 3 मेजर शैतान सिंह होगा। दोस्तों 9th क्लास की किताब जो है उस किताब के अंदर इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो हम, और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आया, ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ चुका है। हाँ दोस्तों पेज नंबर देखो आप, लगभग 72 71 नंबर पेज।
कहते हैं कि पीरू सिंह जी, देखो ये रहे पीरू सिंह जी, ये झुंझुनू जिले के रामपुर बेरी गांव के हैं और कहते हैं कि 1948 में भारत और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के कबाइली जो है उन्होंने आक्रमण किया था और जब हमने जवाबी कार्रवाई करी तो उस दौरान पीरू सिंह जी का निधन हो गया था और कहते हैं कि 1952 में मरणोपरांत इनको क्या मिला था दोस्तों, परमवीर चक्र मिला। इस प्रकार से ये राजस्थान के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र मिला। तो पैसे परम और पैसे पीरू सिंह। जबकि शैतान सिंह जी ये जोधपुर के रहने वाले हैं। आपको याद होगा कि 1962 के अंदर इन्होंने युद्ध में 1962 में किसके साथ युद्ध हुआ था आपको पता होगा, भारत और चाइना का। उस युद्ध में इन्होंने कहते हैं कि शौर्य और पराक्रम की जो है इन्होंने अपना काम किया, शौर्य और पराक्रम का, और अंततः इनका ये शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद में 1963 में मरणोपरांत इनको भी क्या मिला, परमवीर चक्र मिला। इनका नाम है क्योंकि बाणासुर जोधपुर में पड़ता है, वहां के थे इसलिए इनका नाम पड़ गया बाणासुर के शहीद। तो मेजर शैतान सिंह जी है, जरूर याद करें 1963 में। जोरदार क्वेश्चन, तो ये दोनों के दोनों बातें आप याद कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। राजस्थान के किस किले को सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों? जयगढ़ क्यों, तारागढ़, जूनागढ़ और नाहरगढ़। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा भैया? नाहरगढ़ होगा, क्योंकि सुदर्शन गढ़ है। नाहरगढ़, नाहर भूमिया, नाहर जो भूमिया है आपको याद होगा 1734। देखो भाई एक तकड़ी बात देखो आप, 1734 के अंदर मराठों से तंग आकर के सुरक्षा की दृष्टि से नाहरगढ़ नामक स्थान पर यानी नाहरगढ़ का किला बनवाया। किसने? सवाई जय सिंह ने 1734 में। और कहते हैं कि ये नाम जो है वो नाहर जी के, नाहर भूमिया जो है, भूमिया यानी भूमि के रक्षक देव, उनके नाम पर पड़ा है नाहरगढ़। इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक तकड़ी बात बताऊंगा, थोड़े दिन पहले आपको याद होगा क्वेश्चन आया था कि ये 9 महल जो है वो नाहरगढ़ में है, माधो सिंह ने बनवाए थे। माधो सिंह ने यानी माधो सिंह द्वितीय ने, प्रथम ने नहीं द्वितीय ने 9 महल बनाए एक जैसे, जिनके नाम क्या थे? जवाहर प्रकाश आया था, खुशहाल प्रकाश आया था, ललित प्रकाश आया था, फूल प्रकाश। इस प्रकार से वो 9 नाम आए थे। वो नाम प्रत्येक महिला के नाम या उनकी रानी के नाम से थे शायद, जैसे एक नाम बसंत प्रकाश भी है। तो ये आपको याद होगा, ये आपका नाहरगढ़ी था। उत्तर नंबर 4 ये क्वेश्चन आया था ना थोड़े दिन पहले। राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिलते हैं? ये देख लो, सेम क्वेश्चन, एक ही जगह से सेम क्वेश्चन आपके सामने है ना, सेम का सेम। तो देख लो आपके सामने, ये नाहरगढ़ होगा, है ना। चलो राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा है दोस्तों? जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह ने बनवाया था। जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह ने बनाया, जोधपुर में है, सफेद संगमरमर से बना हुआ। ये बहुत ही गजब का थड़ा सफेद संगमरमर से बना हुआ है। किसकी याद में? जसवंत सिंह की याद में। किसने बनाया? सरदार सिंह ने। ये बनकर के तैयार हुआ 1906 में। देखो भाई सफेद संगमरमर का था और किसी की याद में बना।